नमस्कार। आज हम 2030 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में डीडवाना के जनादेश का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। ये कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक रणनीति की केस स्टडी है, जिसमें हम आंकड़ों और ज़मीनी हकीकत की तह तक जाकर समझेंगे कि नतीजा जो आया वो क्यों आया। हमारी आज की ये पड़ताल 6 हिस्सों में चलेगी। सबसे पहले हम डीडवाना की जमीन को, वहां के लोगों को और उनके मुद्दों को समझेंगे। फिर 2023 के नतीजों पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम उस करीबी हार की वजहों को टटोलेंगे और देखेंगे कि क्या डीडवाना का 30 साल पुराना राजनीतिक इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इन सब से सीखते हुए हम 2028 के लिए एक वापसी का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी सवाल पर बात करेंगे कि जनादेश से शासन तक का सफर कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल जमीन से, क्योंकि सारी राजनीति स्थानीय होती है और किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के असली मुद्दों से ही शुरू होती है। राजस्थान के बीचों बीच बसा डीडवाना सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है। इसकी कहानी में पूरे देश की राजनीति की एक झलक मिलती है। यहाँ की चुनौतियाँ, यहाँ का सामाजिक ताना बाना और यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। तो डीडवाना के लोगों की असल चिंताएं क्या हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पानी। जमीन के नीचे का पानी 177.9% ज्यादा निकाला जा चुका है। ये एक खतरे की घंटी है। इसके साथ ही खेती का संकट, गांवों में बेरोजगारी और कमजोर सड़कें और बिजली, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। और हाँ, जब सरकारी योजनाएं सही लोगों तक नहीं पहुंचती और भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो ये लोगों के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाता है। अब डीडवाना के इन मुद्दों को वहां के सामाजिक समीकरण से अलग करके नहीं देख सकते। यहाँ का जो जातीय तानाबाना है वो काफी जटिल है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 35% जाट, 16% अनुसूचित जाति, 15% मुस्लिम, 15% राजपूत और करीब 14% अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो समुदाय हैं जिनकी उम्मीदें और चिंताएं मिलकर यहाँ की राजनीति की दिशा तय करती हैं। तो चलिए अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं। देखते हैं कि इन जमीनी हकीकतों के बीच 2023 के चुनाव में जनता ने क्या फैसला सुनाया। चुनाव में 73.7% वोटिंग हुई। ये दिखाता है कि लोगों ने लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक ऊंचा टर्नआउट हमेशा एक कहानी कहता है। जो उम्मीदवार जीते वो निर्दलीय थे और उन्हें मिले 36.21% वोट। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि करीब 64% लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया था। जनादेश साफ तौर पर बटा हुआ था। और जो दूसरे नंबर पर रहे, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्हें मिले 34.99% वोट। आप देख रहे हैं दोनों में कितना कम फासला है। ये दिखाता है कि मुकाबला बिल्कुल कांटे का था। हार और जीत का फैसला हुआ सिर्फ 2392 वोटों से। बस इतने से वोटों ने तय कर दिया कि विधायक कौन बनेगा। ये हमें याद दिलाता है कि ऐसे चुनाव में एक एक वोट की कीमत क्या होती है। ये चार्ट पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। वोट 3 हिस्सों में बटे। एक तरफ निर्दलीय, दूसरी तरफ कांग्रेस और फिर बीजेपी। एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार ने, जो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के पारंपरिक वोट में बड़ी सेंध लगाई और इससे पूरा चुनावी गणित ही बदल गया। तो अब हम इस विश्लेषण के अगले हिस्से में हैं। अब सवाल क्या हुआ से बदलकर ऐसा हुआ क्यों पर आता है। चलिए इस करीबी हार की वजहों की चीर-फाड़ करते हैं। देखिए, सिर्फ 5 साल में कहानी कैसे पलट गई। 2018 में कांग्रेस को 56% वोट शेयर के साथ 40,000 से भी ज्यादा वोटों से एक तरफा जीत मिली थी और 2023 में वोट शेयर गिरकर 35% पर आ गया और नतीजा 2392 वोटों की हार में बदल गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्विंग है। इस पूरे चुनाव का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था एक निर्दलीय उम्मीदवार का खड़ा होना। उन्होंने बीजेपी के वोट बैंक को बांट दिया। ये कोई साइड फैक्टर नहीं था, बल्कि यही वो मुख्य वजह थी जिसने पूरे चुनाव का नतीजा ही पलट कर रख दिया। और यहीं पर लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी और गहरी बात सामने आती है। लोकतंत्र में सोच समझकर अपनी बात रखने का अधिकार सबसे ऊपर है। हर वोट एक आवाज है और जब जीत हार का अंतर इतना कम हो तो ये नेताओं को याद दिलाता है कि मतदाताओं का सम्मान बनाए रखने के लिए हर एक आवाज को सुनना कितना जरूरी है। अब जरा और पीछे चलते हैं। डीडवाना के पिछले 30 साल के चुनावी इतिहास को देखते हैं ताकि हम यहाँ के राजनीतिक मिजाज के पैटर्न को समझ सकें। ये टाइमलाइन ये आईने की तरह साफ है।
1993 से लेकर 2018 तक डिडवाना में सत्ता लगातार बदलती रही है। कभी निर्दलीय, कभी कांग्रेस, तो कभी बीजेपी। ये पैटर्न साफ बताता है कि डिडवाना की सीट किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं है। यहाँ के वोटर्स हर चुनाव में काम और उम्मीदवार देखकर ही फैसला लेते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उस विश्लेषण के आधार पर अब भविष्य की ओर देखते हैं। इन आंकड़ों से सीखकर 2028 में वापसी के लिए एक ठोस डेटा पर आधारित रणनीति क्या हो सकती है? इसके लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये राजनीति में पूरी तरह से जुड़ने की एक 4 आयामी रणनीति है: चुनावी, संगठनात्मक, कथात्मक यानी नैरेटिव और संसाधन। चलिए इन चारों को संक्षेप में समझते हैं। पहला, चुनावी रणनीति, मतलब सभी सामाजिक समूहों को साथ लाना और पानी, रोजगार जैसे स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देना। दूसरा, संगठन, यानी बूथ स्तर तक मशीनरी को फिर से खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी भविष्य के लिए एक नई कहानी गढ़ना। और चौथा, संसाधन, यानी मीडिया, वॉलंटियर्स और जमीनी ताकत को एक साथ लाना। तो इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जमीनी हकीकत क्या है? चलिए एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ताकत क्या है? वो है मजबूत व्यक्तिगत पहुंच, जो विधानसभा में 82.8% उपस्थिति से दिखती है। कमजोरी, 2023 की एक करीबी हार जो बताती है कि पकड़ कमजोर हुई है। अवसर कहाँ है? इंडिया ब्लॉक के साथ तालमेल बिठाकर बीजेपी विरोधी वोटों को एक साथ लाने में। और खतरा क्या है? वो है दूसरी पार्टियों का फिर से मजबूत होना और नए सामाजिक समीकरणों का उभरना। और जब हम डेटा के आधार पर लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं तो एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है, और वो है विश्वास। मतदाताओं के डेटा का इस्तेमाल करते समय उनकी सहमति लेना और ये साफ बताना कि इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये सबसे जरूरी है। भारत का डीपीडीपी कानून भी इसी सिद्धांत पर टिका है: व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान। सच्चा भरोसा हमेशा पारदर्शिता से ही बनता है। अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में हैं। यहां हम चुनाव जीतने की रणनीति से ऊपर उठकर राजनीति के असली मकसद यानी लोगों की सेवा करने के लक्ष्य पर बात करेंगे। आखिर चुनाव जीतने का असली मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ सत्ता हासिल करना है या फिर इससे भी कुछ बड़ा और जरूरी है? इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है कि चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। इसका मतलब है आंकड़ों और रणनीति का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जरूरतों को समझने और एक असरदार शासन देने के लिए करना। और अंत में राजनीति का असली मकसद यही होना चाहिए: